मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जापान के संविधान में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट मुख्य प्रशासनिक संस्थान होकर एक सलाह देने वाली समिति के समान थी। समस्त कार्यपालिका सत्ता सम्राट में निहित थी और मंत्री उसके परामर्शदाता मात्र थे। क्योंकि मेजी संविधान के आर्टिकल 55 में लिखा था कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। मंत्रियों के लिए डायट का सदस्य होना और डायट के बहुमत दल से संबंधित होना भी आवश्यक नहीं था। अब हम देखेंगे कि जो नवीन संविधान है, शोवा संविधान, वर्तमान संविधान, तो 1947 के शोवा संविधान के द्वारा जापान में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इस संविधान में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जैसे फर्स्ट, राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान। जापान में भी सम्राट भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान एक नाम मात्र का अध्यक्ष है और प्रशासन के संचालन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन का दूसरा लक्षण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, यह भी ब्रिटिश जापान के संविधान में दिखाई देता है। जापान में कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान ही डायट का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री डायट के सदस्यों में से ही चुना जाता है और संविधान के अनुसार अधिकांश मंत्री डायट के सदस्यों में से ही लिए जाने चाहिए और कैबिनेट डायट के प्रति उत्तरदायी है और कैबिनेट तथा डायट एक दूसरे के सहयोग से ही कानून निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्य करती है। जापान में पार्लियामेंट अर्थात संसद को डायट कहते हैं। इसी प्रकार जापान में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। आर्टिकल 66 में लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कैबिनेट डायट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक सजातीयता, अर्थात जापान में सामान्यतः कैबिनेट का निर्माण एक ही राजनीतिक दल में से होता है और इस प्रकार राजनीतिक सजातीयता के नियम का पालन किया जाता है। मंत्रिमंडलात्मक शासन की नेक्स्ट विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। कैबिनेट राजनीतिक खिलाड़ियों की एक टीम के समान है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीति का खेल खेलती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का एक प्रमुख लक्षण है। अब हम ये देखेंगे कि कैबिनेट की रचना कैसे होती है। जापान के संविधान के आर्टिकल 67 में लिखा है कि प्रधानमंत्री का मनोनयन डायट के सदस्यों में से डायट के एक प्रस्ताव द्वारा होगा। प्रधानमंत्री मनोनयन का यह कार्य डायट में सबसे पहले किया जाएगा। अतः इससे स्पष्ट है कि डायट प्रधानमंत्री को अपने सदस्यों में से स्वयं चुनती है और उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ही सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री के मनोनयन के संबंध में यदि प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन एक मत न हो तथा कानून द्वारा स्थापित दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के प्रयत्नों से भी सहमति प्राप्त न हो सके अथवा सभासद सदन प्रतिनिधि सदन द्वारा नाम तय कर लिए जाने के अनंतर 10 दिन के अंदर अंदर कोई निर्णय न ले सके, इस समय में अवकाश काल छोड़ दिया जाता है, तो फिर प्रतिनिधि सदन का निश्चय ही डायट का निर्णय मान लिया जाएगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री के चयन में अंतिम शक्ति निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन को प्राप्त है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और उनकी नियुक्ति उनका चयन प्रधानमंत्री स्वयं करता है, किंतु उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है व्यवहार में, जैसे मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रदेशों, समुदाय और दलीय गुटों को उचित प्रतिनिधित्व देना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैबिनेट की क्या शक्तियाँ और कार्य हैं। तो कैबिनेट की शक्तियों में सर्वप्रथम है प्रशासनिक शक्तियाँ। आर्टिकल 73 में लिखा है कि प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त निष्ठा के साथ कानून की क्रियान्विति तथा राज्यों के कार्यों का संचालन करना कैबिनेट का कार्य है। इस प्रकार कैबिनेट डायट के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार संपूर्ण प्रशासन का संचालन करती है और इस हेतु सामान्य आदेश निर्देश जारी करती है और वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करना, संधि संबंधी निर्णय लेना कैबिनेट का ही कार्य है। यद्यपि संधियों पर डायट की पूर्व या अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है, कैबिनेट ही कानून द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार लोकसभाओं की व्यवस्था और उनका संचालन करती है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। कैबिनेट न केवल प्रशासन का संचालन वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी डायट का नेतृत्व करती है। शासन की सर्वोच्च नीति व कार्यक्रम को क्रियान्वित रूप देने के लिए प्राय सभी महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारंभ कैबिनेट ही करती है और डायट में उन्हें पास करवाने का उत्तरदायित्व भी कैबिनेट का ही है। कैबिनेट को यह भी अधिकार है कि वह सम्राट को प्रतिनिधि सदन को भंग करने और सामान्य निर्वाचनों की घोषणा करने का परामर्श दे। प्रतिनिधि सदन भंग हो जाने पर कैबिनेट सम्राट को सभासद सदन का संकटकालीन अधिवेशन बुलाने का परामर्श दे सकती है। अतः प्रशासनिक और व्यवस्थापन दोनों ही क्षेत्रों में कैबिनेट को शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रीय वित्त पर कैबिनेट को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। बजट अर्थात राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण, उसे डायट में प्रस्तुत और स्वीकृत कराना ये कैबिनेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है। कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर बजट पर डायट की स्वीकृति लेने में भी सफल हो जाती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में भी कैबिनेट को कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के मनोनयन की शक्ति उसे प्राप्त है और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी कैबिनेट का ही कार्य है। यद्यपि कैबिनेट की शक्ति पर लोक निर्णय का नियंत्रण है। आर्टिकल 73 में लिखा है कि सामान्य क्षमादान, विशिष्ट क्षमादान, दंड को समाप्त करने, दंड में कमी करने और अधिकारों को पुनः स्थापित करने के संबंध में भी कैबिनेट ही निर्णय लेती है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री पद संविधान की रचना है। ब्रिटेन की भांति यह विकास का परिणाम नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 6 और 67 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्टिकल 6 के अनुसार सम्राट डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और आर्टिकल 67 के अनुसार डायट के प्रस्ताव द्वारा डायट के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाएगा। यह मनोनयन अन्य सभी कार्यों से पहले होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः डायट के दोनों सदनों के बहुमत समर्थन के आधार पर होती है, किंतु यदि दोनों सदन किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमत नहीं हो जाते और दोनों सदनों की संयुक्त समिति भी उसमें समझौता कराने में सफल नहीं होती है, तो प्रतिनिधि सदन के मनोनयन को ही डायट का मनोनयन मान लिया जाता है। इस प्रकार दोनों सदनों में मतभेद होने में प्रधानमंत्री के मनोनयन में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सदन को ही प्राप्त है। इस प्रकार सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति मात्र एक औपचारिकता है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका डायट ने मनोनयन किया है और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए डायट के निम्न सदन
प्रतिनिधि सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वह प्रतिनिधि सदन या सभासद सदन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियों में फर्स्ट है मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रिमंडल रूपी टीम का जो कैप्टन है वो प्रधानमंत्री होता है। वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है, उनके कार्य की देखरेख करता है और उन्हें अपने पद से भी हटा सकता है। व्यवहार में वरिष्ठ सदस्यों की अगर कोई सदस्य प्रधानमंत्री से असंतुष्ट है या प्रधानमंत्री उससे नाराज़ है तो उसे अपना त्यागपत्र देना होता है। इसी तरह नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है। और इस स्थिति में सामान्यतः प्रधानमंत्री का जो मत है वो प्रभावपूर्ण नहीं होता वरन निर्णायक भी होता है। इसी तरह प्रशासन पर भी उसका नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री जो है वो समस्त प्रशासन पर नियंत्रण रखता है और इस दृष्टि से वह मंत्रियों में विभागों का वितरण भी करता है, उन्हें आवश्यक निर्देशन, प्रोत्साहन और चेतावनी देता है, उनका निरीक्षण करता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखता है और यदि मंत्रिमंडल के सदस्यों में क्षेत्राधिकार संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय के निर्णय अथवा आदेश को स्थगित कर सकता है। इसी तरह से वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी करता है। दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना, ये सब कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। और दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर जापान की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा ही नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। अतः प्रधानमंत्री सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है डायट का नेतृत्व। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल वरन डायट का भी प्रधान होता है और वह डायट का नेता होने के कारण उसे प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद भी वह डायट का नेता बना रहता है। मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के हाथ में प्रतिनिधि सदन को भंग करने की शक्ति होने के कारण भी डायट को बाध्य होकर प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है। कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना सम्राट से भेंट नहीं कर सकता है। जापान का संविधान सम्राट को सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता। जापान में यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह सम्राट से कोई सूचना दे अथवा ना दे। इसी तरह प्रधानमंत्री अपने दल का सर्वोच्च नेता भी होता है। अतः प्रधानमंत्री इस हेतु अपने दल में एकता, अनुशासन और संगठन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री को कृपा और संरक्षण की भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। विदेशों में जापान के राजदूतों, विभिन्न आयोगों और समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य अनेक पदों पर नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती है। 1982 में इस प्रकार की समितियों, आयोगों और संस्थाओं की संख्या 68 थी। उसके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को पद और सम्मान प्रदान कर अपनी स्थिति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि जापान के संविधान में भी कुछ आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। संविधान आपातकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित करता है, किंतु इनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। अतः जापान का प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक और राष्ट्र का न्यायक है। व्यवहार में उसकी स्थिति व्यवहारिक राजनीति के कुछ तत्वों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख है स्वयं प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, अपने दल में प्रधानमंत्री की स्थिति, डायट और देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के दल की स्थिति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि।